हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल जनरल हिंदी विद आज़ाद में। इस वीडियो में आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ हिंदी वर्णमाला पार्ट 1। उसके अंदर कुछ सबसे पहले हम शब्दावलियाँ देखेंगे। देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो क्या होती है दोस्तों, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अक्षर या वर्ण। अब देखिए दोस्तों, जो हम बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो हमारी भाषा की मौखिक इकाई होती है। और मौखिक इकाई जो छोटी है सबसे, वो है ध्वनि। और इसी का जो लिखित रूप है वो है अक्षर, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो उन शब्दों का अर्थ जो निकलता है वो हमारी भाषा के सार्थक शब्द होते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द निरर्थक होते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न में कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो वो शब्द होती है। और शब्द आपको पता ही है दोस्तों कि 2 या 3 अक्षर आपस में मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। यानी कि जब तक एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं करोगे तब तक वो शब्द कहलाएगा। और एक वाक्य के अंदर 5-6 शब्दों को एक लाइन में लिख दिया जाए, एक वाक्य बन जाए, तब वो शब्द है वो पद बन जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे, भाषा की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई, तो ये वाक्य होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि अर्थ तो देता है और शब्द से थोड़ा ज़्यादा अर्थ देता है। यानी कि एक पूरा जो हमारे जो विचार हैं वो प्रकट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कमल। अब कमल एक शब्द है, तो ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा है। अगर आप इस एक वाक्य बना देंगे कि कमल कक्षा 5 का छात्र है, तो देखिए दोस्तों, एक वाक्य से हमें क्या होता है कि पूर्ण सार्थक इकाई के रूप में जो वाक्य मिलता है वो हमारे को पूरी जानकारी दे पाता है। तो पूर्ण सार्थक जो इकाई है वो वाक्य है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, और अर्थ जो हमें देते हैं वो छोटी जो इकाई है वो शब्द है, लेकिन पूर्ण सार्थक है वो वाक्य है। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग 2 होते हैं, शब्द और वाक्य। यानी कि शब्द भी हमें अर्थ देते हैं और वाक्य भी हमें अर्थ देते हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा के ये 2 अंग माने जाते हैं। पूर्ण भाव भावार्थ प्रकट करने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि वाक्य एक ऐसी इकाई है जो पूरा भाव प्रकट कर देती है, एक बात को स्पष्ट कर देती है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। जब हम भाषा लिखते हैं तो हम शब्दों को मिला करके वाक्य बनाते हैं, और वाक्य लिख करके हम कोई भी निबंध, कोई भी लेख हम पूर्ण विस्तार से कोई भी रचना कर सकते हैं। जिसके लिए हमें लिखने में जो सबसे बड़ा अंग है भाषा का, बोलने का जो सबसे बड़ा अंग है भाषा का, वो वाक्य होता है। आगे देखिए दोस्तों, भावों विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अब हम मनुष्य आपस में बात करते हैं, अपने मन में जो विचार आते हैं उनको हम प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, तो वो भाषा के माध्यम से ही हो पाता है। अगला देखिए शब्दावली में कि चिन्ह या लेखन। यानी कि जब हम भाषा को लिख देते हैं, कुछ चिन्ह बना देते हैं, वो भाषा के लिखने की विधा को हम लिपि कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली स्लाइड में देखिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि। अब यहाँ ना आपसे पूछा है लिखित, ना पूछा है मौखिक, सीधा पूछा है कि सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो वो दोस्तों वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो। ए, ई, उ, क, च, ट, ये हमारी ध्वनियाँ हैं, ये वर्ण हैं। इनका उच्चारण हम एक बार में जीभ जुबान के श्वास के एक ही झटके से हम इनका उच्चारण कर देते हैं। जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के झटके से कर दिया जाता है, एक झटके से कर दिया जाता है, तो उसे अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के लिपि चिन्हों को भी अक्षर कह देते हैं। मतलब हम जो हमारे वर्णमाला में जितने भी स्वर व्यंजन हैं, हम उनको भी अक्षर और वर्ण कह सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो हिंदी में मूलतः 44 जो वर्ण हैं वो हमारे माने गए हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। 11 स्वर में आप देखिए लास्ट के जो 2 अक्षर हैं, जो अंग और है, उन दोनों को छोड़ करके जो 11 पीछे बचते हैं वो हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। री को हम तत्सम स्वर भी कहते हैं। 33 व्यंजन, इसके अंदर देखिए कौन कौन से हैं।
25 तो हमारे स्पर्श और वर्गीय व्यंजन है ही, क से लेकर के मैं तक। फिर है य र ल व, 4 अंत्यस्थ कहते हैं इसको। फिर है श स है, ये होते हैं ऊष्म या उष्ण व्यंजन। इस प्रकार ये मूलतः 44 वर्ण माने गए हैं। हिंदी में कुल वर्ण है वो 52 है। कुल अगर पूछा जाए तो 52 आएगा, जिसमें क्या होता है कि 44 मूल के साथ हम 8 और वर्णों को जोड़ देते हैं, जो इस प्रकार हैं। संयुक्त हैं 4, कश त्रय ज्ञ और श्रय, और 2 हैं अयोगवाह, जो स्वर के लास्ट के जो 2 अक्षर होते हैं हमारे अंग और अह। द्विगुण ये अडय और ढय, ये दोस्तों जो ट वर्ग के जो ड और ढ होते हैं उनसे अलग है, उनके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, इसलिए उनसे अलग मानकर चलना है। इनको ताड़न जात भी कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं और द्विगुण भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे स्वर वर्ण। अब ये स्वर वर्ण यानी कि जो हमने वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, जो उसमें से जो हमारा एक भाग जो स्वर का था ये वही है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकलती है, स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। यानी कि जिसके उच्चारण में हमें 1 या 2 ध्वनियाँ एक साथ नहीं बोलनी पड़ती है, एक ही ध्वनि एक बार में बोल दी जाती है, वो स्वर कहलाती है। और 11 स्वर ध्वनियाँ मानी गई है। जिन ध्वनियों का उच्चारण शुरू से अंत तक एक ही हो। एक और विशेषता है स्वर की कि ये जिस भी आप स्वर को बोलोगे वो शुरू से अंत तक एक ही ध्वनि देगा। अगर आप ए अनार वाले ए को लंबा बोलोगे तो ये शुरू से लेकर अंत तक इसकी ध्वनि ए ही रहेगी। फिर है दोस्तों स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब देखिए जो हमारे 11 स्वर हैं उन 11 स्वरों को अलग अलग हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण कर रखा है। पहला देखिए मात्रा के हिसाब से, यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को हम मात्रा कहते हैं, और उस मात्रा के हिसाब से 3 प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। पहला है ह्रस्व, जिसे हम मूल भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, जड़, छोटा, एक मात्रिक। तो ये सारे नाम इनके पर्यायवाची हैं, इनका मतलब एक ही है, जिसके उदाहरण हैं ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तो ये 4 जो हमारे होते हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं, छोटे स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे इसका वर्गीकरण आता है दीर्घ स्वर। तो देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है कि पहले इसके नाम जान लेते हैं। अलग अलग नाम है इनके, मतलब एक ही है। यौगिक भी कहते हैं क्योंकि ये 2 छोटे स्वर से मिलकर के एक बड़ा स्वर बनता है। जैसे देखिए आ, तो ये ए प्लस ए से मिलकर के बना है आ। तो इनको यौगिक, गुरु, संधि, संयुक्त, मिश्रित और बड़ा और द्विमात्रिक, ये इनके सब पर्यायवाची हैं। इनका मतलब एक ही है। जो ये हमारे 7 हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। फिर है प्लुत स्वर। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें इसको ऐसा माना जाता है कि इसमें 3 ध्वनियाँ हैं। हमने लघु और मूल में पढ़ा है कि 1 मात्रा है, दीर्घ में पढ़ा है कि 2 मात्रा है, और प्लुत में 3 मात्राएं मानी जाती हैं। इसलिए देखिए स्वर वर्णों का यह विभाजन सर्वप्रथम संस्कृत आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया था। तो प्लुत का जो उदाहरण है वो है ओम। आगे चलिए दोस्तों, स्वर का वर्गीकरण हमारा जारी है अभी भी। देखिए जिह्वा के आधार पर, यानी कि जुबान, जीभ के आधार पर उसके कौन से भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, उस आधार पर देखिए अग्रभाग। तो जीवा के अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ये 3 भाग हैं। मध्य में ए, इसके बाद अग्र में देखिए छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए, यानी कि ए और आई। इसके बाद देखिए पश्च भाग में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ओष्ठ के आधार पर अब स्वर का जो वर्गीकरण है वो देखिए ओष्ठ की जो गोलाकार आकृति है उसके हिसाब से। वर्ताकार, जब हमारे स्वर बोलने में जब होठ एकदम गोल वर्त बन जाते हैं तब हम कहते हैं वर्ताकार, यानी कि वर्तमुखी। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, आप ये बोल के देखिए, आपके जो होठों की आकृति है वो एकदम गोल वर्त के जैसी बनेगी। अब है अवर्ताकार, जिसमें ऐसे स्वर जब हम जिनको बोलते हैं तो होठ हमारे एकदम गोल आकृति में नहीं बनते हैं, उनको बोलते हैं अवृतमुखी। तो ए, आ, ई, री, ए, आई। तो इसमें क्या होता है, ये अवर्तमुखी कहलाते हैं। फिर है मुख आकृति। अब ये आता है कि हमारा जो मुंह खुलता है, मुख के खुलने के आधार पर
जो स्वर का वर्गीकरण है संवृत, यानी कि ये जो मुख कम खुलता है, विवृत मुख ज़्यादा खुलता है। तो मुख के खुलने के आधार पर ये इनका वर्गीकरण है। आप देख सकते हैं 4 हैं और चारों में अलग अलग स्वरों को बांट रखा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, कंठ, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद में ओष्ठ, और कंठ और तालु को मिला दिया, फिर कंठ और ओष्ठ को मिला करके ये इस प्रकार से 7 तरह से उच्चारण स्थान स्वर के अलग अलग बताए गए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इनको बाद में याद भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अयोगवा, ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण है। जो हमने 11 स्वर माने थे उनके जो पीछे 2 बचे हुए थे अंग और अह, वो हमारे अयोगवाह कहलाते हैं जाति आधार पर। अब ये एक वर्गीकरण ये भी आता है कि स्वजातीय और विजातीय, यानी कि जो स्वर 2 समान अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और उसी का वो दीर्घ बन जाता है तो वो सहजातीय कहलाता है। और विजातीय यानी कि जो स्वर 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बनता है तो वो विजातीय कहलाता है। देखिए आ के अंदर ए प्लस ए, यानी कि 2 समान अक्षरों से स्वरों से मिलकर के वो दीर्घ हो गया है। लेकिन नीचे वाले में देखें हम ए, तो ये ए और ई यानी कि 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर के दीर्घ हो गया है। तो ये सहजातीय और विजातीय। यहाँ ती में मात्रा बड़ी आएगी, गलती से मैंने छोटी लिख दी है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। उच्चारण के स्थान पर अब देखिए एक ये भी अपने को जो वर्गीकरण देखने को मिलता है कि अनुनासिक और अनुनासिक। ये क्या होता है? अनुनासिक मतलब जो हमारे कंठ और मुख दोनों से बोले जाते हैं और चंद्र बिंदु लगाने पर उन स्वरों पर वो अनुनासिक बन जाते हैं। फिर आता है अनुनासिक, यानी कि अन प्लस अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है। तो हमारे जितने भी मूल स्वर जितने भी हैं 11 वो सब अनुनासिक है। अनुनासिक यानी कि वो अनुनासिक वो नाक से नहीं बोले जाते हैं, वो सिर्फ मुख से ही बोले जाते हैं। जैसे ए आ ई यानी कि मूल रूप में हमारे जितने भी स्वर हैं वो अनुनासिक बोले मतलब माने जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अंतःस्थ, ये कुछ मैंने यहाँ बिंदु लिखे हैं जिन्हें आप प्रश्न भी मान सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतःस्थ वर्णों का उच्चारण है स्वर और व्यंजन के बीच होता है। यानी कि अगर पूछे कि कौन से वर्णों का उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच होता है तो वो उसका उत्तर होगा अंतःस्थ। दूसरा प्रश्न देखिए, अयोगवाह वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी कि कौन से जो वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है तो वो होगा अयोगवाह। आगत स्वर पूछे तो ओ, ये हमारा इंग्लिश में जो ऑफिस में जो यूज होता है, जो डॉक्टर पे जो ऊपर लगता है चंद्र बिंदु का बिंदी हटा करके जो चंद्रमा लगता है अर्ध चंद्रमा, ये हमारा आगत स्वर कहलाता है। यानी कि ये हिंदी में था नहीं, ये ग्रहण किया हुआ है, नया जो स्वर है, नई ध्वनि है जो आई हुई है। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद 2 नए वर्णों का विकास, तो ये भी एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013 में 2nd ग्रेड में आया हुआ है कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद 2 नए वर्णों का विकास। तो हमारा ये जो ए और औ ये 2 है जो हमारे 8 स्वरों के बाद में इनका विकास हुआ था। फिर देखिए अनुस्वार, इसको हम निर्नुनासिक भी कहते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि होठों की खुलने और कम खुलने और ज़्यादा खुलने या गोल खुलने पर की जो आकृति है उस आधार पर होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, एक वर्तमुखी और एक अवर्तमुखी, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। फिर है उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत, यानी कि मात्रा, उच्चारण काल कह दो या मात्रा के हिसाब से कह दो, ये 3 प्रकार आते हैं। अब यहाँ मैंने एक जो रे जो हमारा आता है अक्सर, उसके जो छोटा ऊ और बड़ी ऊ की जो मात्रा लगती है उसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत। तो देखिए सबसे पहले स्वर कौन से होते हैं जो मात्रा बनाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ये फिर मैंने लिखा है मात्रा लगा करके कि छोटा ऊ कैसे है, बड़ा ऊ कैसे होता है। और ये आगे रे के अलावा कोई भी व्यंजन होगा उसमें जो छोटे ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी वो ऐसे लगेगी और रे में मात्रा ऐसे लगेगी।
भाषा स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। अब भाषा की जो वो ध्वनियाँ जो मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था, जो बिना किसी सहायता से या बिना किसी हमारे जो झटके से, एक ही झटके से जो जुबान से जो ध्वनियाँ जो श्वास प्राण वायु जो अपने फेफड़ों से निकलती है वो स्वर कहलाती है। स्वतंत्र होती है, ये किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती इसमें। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है वो गुरु स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब हम छंद रस अलंकार वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो मात्राओं की गणना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो दो मात्रा वाले जो स्वर होते हैं उनको गुरु स्वर कहा जाता है, उसकी मात्राएं दो गिनी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। स्वरों का सवर्ण होना, कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ 3 जोड़े लिखे हैं, ऐसे ही उस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जोड़े लिखे होते हैं और पूछा जाता है कि किस में स्वरों का सवर्ण है या किस में स्वरों का सवर्ण नहीं है। तो देखिए आ और ए ये सवर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए मिलकर के आ बना है। अगले में देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है। उससे अगले जोड़े में देखिए छोटा ई प्लस छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बना है। इस प्रकार ये कहलाते हैं स्वरों का सवर्ण होना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमारा वर्णमाला का पार्ट 1 था। इसके बाद हम वर्णमाला का पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।